हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज ये क्लास होने वाली है। साइंस की क्लास है। साइंस में भी मेनली आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि SCERT और NCERT और NCERT के मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपके लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। बस एक ही कंडीशन है, आप लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को फटाफट से, और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और फटाफट से आप लोग रिप्लाई भी करते रहिएगा। आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्या, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। और आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर मेरी कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। फनी लगेगी, थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्पीसीज शब्द का चयन किया किसने? स्पीसीज लिख देते हैं। इंग्लिश में भी साइंस के क्वेश्चन में आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि साइंस टर्म भी यूज किया जाए। तो स्पीसीज, द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे, मेयर, हक्सले या लिनियस। ऑप्शन ए, स्पीसीज शब्द को सबसे पहले जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली और जीनस शब्द भी दिया था। फैमिली और जीनस शब्द भी जॉन रे ने ही दिया था। इन्होंने स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था, और मेयर ने स्पीसीज को नए रूप में परिभाषित किया था। बस इतना जानते रहिए, जॉन रे ने कौन कौन से शब्द दिए: स्पीसीज, फैमिली, जीनस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? वनस्पति शास्त्र, फादर ऑफ बॉटनी, हु इज रिफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। ये क्वेश्चन बनेगा आपका अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो। रॉबर्ट हुक, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, लेवेनहॉक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि जीव विज्ञान, देखिए यहाँ पर 3 विज्ञान क्लियर आपको बता दें। बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में 2 विज्ञान आ जाते हैं। जीव विज्ञान की 2 कैटेगरी, एक जंतु विज्ञान और दूसरा हो जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम कहते हैं अंग्रेजी में बॉटनी। जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बॉटनी का तो आप लोगों को पता चल गया कि बॉटनी के जो फादर हैं वो है थियोफ्रेस्टस। बच रहा है बायोलॉजी और यहाँ पर जूलॉजी। तो जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, और आपको बता दें, ये जो जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी, दोनों के जो पिता हैं वो है अरस्तु। और यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता देते हैं, लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का पिता, वर्गीकरण मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग कैटेगरी में जो बांटा जाता है कि इनको इस कैटेगरी में, इनको इस कैटेगरी में, इनको इस कैटेगरी में, वर्गीकरण जो किया जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस, इनका पूरा नाम है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। एक वायरस में पाया जाता है, विषाणु में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी वैसे जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं, एक से बढ़कर के एक है, एक भी आप काट नहीं सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वायरस में पाया जाता है केवल डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब अम्ल होता है। और आरएनए का हो जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर हटा दिया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। तो केवल डीएनए पाया जाता है, केवल आरएनए पाया जाता है, या केवल प्रोटीन और न्यूक्लिकम दोनों पाया जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वायरस होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, देखिए वायरस अगर कभी ये पूछ लिया जाए, न्यूक्लियोप्रोटीन्स यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल हो गया, प्रोटीन्स
एवं प्रोटीन। कहा जाता है कि जो वायरस होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कण होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो यही ऑप्शन है ना डी। तो इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है। एक ही न्यूक्लिक अम्ल होता है, केवल डीएनए या आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल ये है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के, डीएनए या आरएनए। इसमें केवल एक ही होता है, तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, जो लगभग इसका कितना % भाग बनाता है? दो चीजें पाई जाती है, अभी आपको बताया गया, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल पूरे वायरस का 6% बनाता है और जो प्रोटीन होता है लगभग 94% ये बनाता है। ठीक है, चलिए, जो इसका प्रोटीन का रक्षात्मक बाहर का कवर होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, चेचक का कारण है वेरियोला, कॉक्सिएला, एडिस या फेंसिला। ये वैसे एक क्वेश्चन तो पूछ लिया गया, सही है, लेकिन इसका विकल्प बड़ा आसान सा दे दिया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, वेरियोला। जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला, कॉक्सिएला, एडिस या फ्रांसिसेला। तो स्मॉल पॉक्स ये रोग वेरियोला वायरस, लिख देते हैं वेरियोला वायरसेस की वजह से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, पीथियम डिवरेनियम या सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। आलू में जो वार्ट रोग होता है, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वार्ट डिजीज सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम के द्वारा होता। अच्छा, ये क्या है? ये जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, क्या है? तो ये कवक है, फंजाई। ठीक, और आपको बता दें, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, मैक्सिमम बच्चे इस विकल्प की तरफ गए होंगे। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है आलू का लेट ब्लाइट रोग होता है, इसकी वजह से। और अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा अर्ली ब्लाइट होता है। ये रोग है भाई, ये रोग है अर्ली ब्लाइट। ये सभी एग्जाम में पूछे गए, नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग को इंग्लिश में चाहिए इसके नाम तो आपको बता देते हैं, सिनकाइट्रियम। ठीक है, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम, CUM। ठीक है, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया किसके द्वारा? पेनिसिलिन was for the first time isolated by लेवेनहॉक, वैक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन सी सही हो जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक के द्वारा पृथक किया था। कवक का नाम है पेनिसिलियम नामक कवक के द्वारा इसे पृथक किया गया। और आपको बता दें, पेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक नाम है, एंटीबायोटिक शब्द है, कहने का मतलब एक क्वेश्चन बनता है आपका कि एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो वैक्समैन के द्वारा दिया गया। ठीक है, और स्ट्रिप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक पृथक किया था वैक्समैन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, प्रकाश एक क्या है? जलवायु कारक है, स्थलाकृतिक, मृदीय या जैवीय?
ऑप्शन ए सही हो जाता है, लाइट इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर है। देखिए आपको यहाँ पर बता दें, वर्षा, जल, प्रकाश, हवा, ताप, सापेक्षिक आर्द्रता, ये सभी जलवायु कारक हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। ये कारक पौधों की वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो ट्रांसपिरेशन होता है और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए एक बहुत ही आवश्यक घटक होता है। प्रकाश नहीं होगा तो जो ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होगी? नहीं होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए प्रकाश का होना जरूरी है, तभी ये पूरा जो पानी होता है भाप बन करके उड़ जाता है। फोटोसिंथेसिस भोजन बनने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, तभी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। बताया जाता है ना, पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है किसमें? सूर्य, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में, पीले प्रकाश या लाल या हरे प्रकाश में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, रेड लाइट में। फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन रेड लाइट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें केवल दृश्य प्रकाश जो विजिबल लाइट होती है, यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में ही ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया। पहली बात तो ये क्वेश्चन तो है ही, ये पहला मतलब क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये तो है ही। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश स्पेक्ट्रम के केवल दृश्य जो प्रकाश होता है यानी कि विजिबल लाइट उसी में होता है। और विजिबल लाइट की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्वेश्चन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्रिया सबसे अधिक सुचारू रूप से लाल किरणों और उससे कुछ कम कुशलता के साथ नीली किरणों में होती है। सबसे ज्यादा देखिए लाल में और उससे कुछ कम कुशलता के साथ नीली किरणों में होती है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो किस में होती है? हरी किरणों में, हरे प्रकाश में ये हरी किरणों में सबसे कम, अथवा ये कह सकते हैं नहीं के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या आपको बतानी है। मनुष्य के कपाल में पूछी जा रही है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज ऑप्शन सी 29। ऑप्शन सी सही हो जाता है। मनुष्य में 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल यानी कि कपाल बनाती, क्रैनियम बनाती हैं। इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, जिसकी गुहा को हम कपाली गुहा कहते हैं। और 8 ही हो गया, 14 अस्थियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं, जबकि 6 अस्थियां मध्य कर्णों में कर्ण अस्थिकाएं होती हैं। आपको जब हम एससीईआरटी पढ़ा रहे थे आपको डिटेल में मैंने बताया था। इसके अतिरिक्त जीवा के आधार पर स्थित घोड़े की नाल के आकार की एक अस्थि होती है, या जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं। इस प्रकार पूरा अगर हम जोड़ डालते हैं तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं, प्लस एक हायोइड बोन को अगर हम जोड़ लें तो पूरी कितनी हो गई? 29 हो गई। तो विकल्प यहाँ पर 29 है, तो ऑप्शन आपका सी ही सही होगा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया 29 किस तरीके से होती हैं। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? Deficiency of vitamin B12 causes which of the following disorders? Kilosis, very, pernicious anemia, scurvy. Option C, pernicious anemia. Pernicious anemia. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको डिटेल में बता देते हैं। किलोसिस ये विटामिन B12 की वजह से होता है, या फिर विटामिन कुछ भी आप बोल सकते हैं जो आपको सही लगे। वेरी B1, ध्यान दीजिएगा, अलग से अगर B1 B2 करके पूछा जाए तो आपके अलग अलग रोग होंगे। B2 किरोसिस, वेरी
B1, स्कर्बी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, रतौंधी विटामिन ए, जनन क्षमता में कमी विटामिन ई, रक्त का थक्का ना जमना विटामिन के, परनीसियस अनीमिया ए, B12। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए निर्मित होते हैं केवल, डीएनए किससे निर्मित होते हैं? डीएनए आर कंपोज्ड ओनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स या सभी से मिलकर के ऑल टुगेदर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, न्यूक्लिक अम्लों से। डीएनए जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। इसकी इकाई को हम कहते हैं, इकाई मतलब जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे मिलकर के बनी, इसकी एक इकाई, एक भाग इसका कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड अर्थात यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे मिलकर के बहुत ढेर सारे बना लेते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड का एक अणु पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट से मिलकर के बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। न्यूक्लियोटाइड जैसे मतलब इतना बड़ा सा ये पूरा डीएनए है, तो इसका एक भाग ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, और ये एक भाग जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलकर के बना होता है? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा है ये। नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट, ये तीन चीजें मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? हु फर्स्ट गेव द नेम इकोसिस्टम? ऑप्शन ए टैंसले, कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले एजी टैंसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा था? पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय यानी कि बायोटिक और एबायोटिक सभी कारकों के परस्पर संबंधों और प्रक्रियाओं के द्वारा प्रकट होता है। यानी कि एबायोटिक और बायोटिक दोनों से मिलकर के ये बन जाता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वी वासियों को परावैंगनिक किरणों से बचाने का कार्य करती है? जीवमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? ठीक है, जीवमंडल बायोस्फीयर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन विच एरिया प्रोटेक्ट्स द रेजिडेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्शन सी सही हो जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आसान सा लेकिन खूब पूछा जाता है। तो ओजोन परत या ओजोन कवच पृथ्वी की समताप मंडल में स्थित होती है। ये क्या काम करती है? सूर्य की परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज विकिरण को सोखने का, अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है, अन्य सतह की अपेक्षा अगर हम समताप मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर ओजोन की जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो अधिक होता है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से पृथ्वी से ऊपर लगभग 20 से 30 किलोमीटर पर समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जिसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक आधार पर भिन्न होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो ओजोन परत की खोज फ्रेंच भौतिकविद हैं चार्ल्स फेब्री, लिख देते हैं चार्ल्स फेब्री, और हेनरी बूसन, हेनरी बूसन के द्वारा की गई। हेनरी बूसन, फेब्री और बूसन के द्वारा की गई। कब? 1913 में की गई थी। ठीक है, और इसके गुणों का पता ब्रिटिश मौसम विज्ञानी GMB डॉप्सन ने विस्तार से इसका पता लगाया और एक साधारण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डॉप्सन मीटर विकसित किया, जिसका उपयोग जमीन से समताप मंडल में उपस्थित ओजोन को मापने में किया जाता है। तो यही पूछा भी जाता है, डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट इसके मात्रक के रूप में प्रयुक्त होता है। पूछा जाता है कि ओजोन परत किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई। ठीक है,
और आपको बता दें एक डॉप्सन इकाई जो होती है 10 माइक्रोमीटर मोटी गैस की परत को प्रदर्शित करता है। ओजोन की जो परत होती है 97 से लेकर के 99% परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी वासियों की सुरक्षा संभव हो पाती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर आपका होगा 16 सितंबर। तो इतने सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं, इससे अलग हट करके एक भी क्वेश्चन ओजोन परत से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है। ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है। ओजोन का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, अंटार्कटिका। ओजोन का वितरण पृथ्वी पर समान नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। ये सबसे कम भूमध्य रेखा पर, सबसे कम भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक ध्रुवों पर पाई जाती है। अंटार्कटिका ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। विकल्प सी आपका सही होगा। मिनीमाटा रोग का संबंध किससे? ये बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। मिनीमाटा डिजीज एसोसिएटेड विथ शीशा, लेड, पारा, मरकरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी पारा, मरकरी से रिलेटेड। मिनीमाटा, या चलिए इंग्लिश में सबसे बढ़िया है मिनेमाटा। मिनेमाटा ये जल प्रदूषण से, वाटर पोल्यूशन से संबंधित रोग है। इसका कारण फैक्ट्री का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें मरकरी का पानी में निकलना होता है। मतलब कि पानी में ये जब मरकरी मिल करके बाहर निकलता है तो इसी से मिनेमाटा रोग होता है। ये जल में पारे की उच्च सांद्रता से होने वाली बीमारी है। यानी कि जल में जब मरकरी की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तब ये बीमारी होती है। पारा, इसको हम Hg से डिनोट करते हैं। तो जब पारे की उच्च सांद्रता युक्त मछलियों को खाने से ये बीमारी फैलती है, और जापान में इससे कई लोग प्रभावित हुए थे। इसमें मांसपेशियों का कमजोर पड़ना, अंधापन, पक्षाघात और अंत में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या परजीवी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्रोड्यूस करते हैं खाना जिससे सब लोग खाते हैं। इसमें हरे पौधे आ जाते हैं, शैवाल आते हैं, और पादप प्लवक आते हैं जो तैरते रहते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया कई बार। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, शाकाहारी। आपको मैंने बताया प्राथमिक उपभोक्ता जो इकोलॉजिकल फूड चेन होती है, पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला होती है, इसमें उपभोक्ता को 3 समूह में बांटा जाता है। एक तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा माध्यमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा होता तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता में सामान्यतया कौन से जीव आते हैं? शाकाहारी जीव आते हैं, जो कि पादपों व उनके उत्पादों पर निर्भर करते हैं। जैसे इसमें हम लोग भी हैं जो शाकाहारी हैं। मनुष्य तो शाकाहारी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो शाकाहारी हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जो कहने का मतलब साफ साफ है कि पौधों पर या फिर पौधों से बने जो उत्पाद होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? कौन से देश में? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस या भारत? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है ब्राजील। पूरे विश्व में ब्राजील एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, जलकुंभी आइकॉर्निया है कैसा पौधा? जलकुंभी जो गांव से रिलेटेड होंगे जान गए होंगे कैसा पौधा है। जलोद्भिद, मरुद्भिद, बालुकोद्भिद या लवण मृदोद्भिद? देखिए, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए जलोद्भिद, जल में रहने वाला पौधा है। जलकुंभी, अच्छा एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री है, एक बीज, इसके बीच में एक ही पत्र पाया जाता है, ठीक है, और इसमें ये फूल भी लगता है। जल की सतह पर तैरता है, ये स्पंजी होता है, देखते होंगे ऐसे फूला फूला सा रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता होती है कितनी? एक मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पूछा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड है विकल्प के अकॉर्डिंग। द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 0.003, कुछ ऐसा हम लोग करते हैं नहीं है, नहीं 0.03 भाई, ये ज़्यादा जीरो मैंने लगा दिया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, हो गया। अब नाइट्रोजन की सांद्रता, जो वायुमंडल में प्रमुख गैसें हैं उसमें नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन आपकी हो जाती है 21% और आर्गन 0.94% और कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.034%, इतना आ जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, सरिस्का बांध संरक्षित क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? सरिस्का बांध संरक्षित क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम या राजस्थान। ऑप्शन सी सही हो जाता है राजस्थान। सरिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र राजस्थान राज्य के अलवर जिले में, अभी मैंने बाघ बोला हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा बाघ है, अलवर जिले में स्थित है। इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, विच ईयर डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है 2010। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के द्वारा वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी, आपको क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ही सेलेक्ट करके बहुत ही खोज करके ये क्वेश्चन लिया है, तो आप लोग बिना किसी कंजूसी के, जिस तरीके से हम कंजूसी नहीं करते, तो आप लोग भी बिना किसी कंजूसी के फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर खूब करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, हमारे भी मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग कर लेते हैं सुपरफास्ट रिविजन। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े होंगे सभी जानते होंगे कि सभी वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट लास्ट में होता है सुपरफास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन है, स्पीसीज शब्द का चयन किया किसने? ऑप्शन ए सही हो जाता है जॉन रे ने। अगला, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? वनस्पति शास्त्र के पिता ऑप्शन बी सही हो जाता है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, एक वायरस में पाया जाता है ऑप्शन डी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चेचक का कारण है ऑप्शन ए वेरियोला वायरस है। आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण ऑप्शन डी सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रकाश एक ऑप्शन ए जलवायवीय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है किसमें? ऑप्शन सी लाल प्रकाश में। नेक्स्ट है, मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 29। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी पर्नीसियस एनीमिया। डीएनए निर्मित होते हैं केवल ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्लों से। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया? एजिड टैंसले ने। ऑप्शन ए। ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वीवासियों को परावैंगनिक किरणों से बचाने का कार्य करती है? ऑप्शन सी समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है कहाँ पर? ऑप्शन सी अंटार्कटिका। मिनीमेटा रोग का संबंध किससे है? ऑप्शन बी पारा।
हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। प्राथमिक उपभोक्ता हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है शाकाहारी, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा शाकाहारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए ब्राजील। जलकुंभी आइकॉर्निया एक कैसा पौधा है? ऑप्शन ए जलोद्भिद पौधा है, एक्वाटिक प्लांट है। अगला है, वायुमंडलीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता होती है? ऑप्शन सी 0.034%। सरिस्का बांध संरक्षित क्षेत्र है, स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन डी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन सी 2010 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास और साथ साथ में इसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, मिनीमाटा रोग का संबंध किससे है? शीशा, पारा, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड किससे है? तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सभी के फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, तीनों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो इस तरीके से पूरा 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो चारों क्वेश्चन कमेंट करके नीचे आप बताएंगे, सारे कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, जिससे कि मुझे पता चल सके आप लोग पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहका कर चले जाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, इससे मुझे पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।